हाउ आर यू ऑल। चैप्टर नंबर 18 पढ़ रहे थे हम, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स। इसमें हम पहले डिस्कस कर चुके थे कि एटम्स क्या होते हैं, न्यूक्लियस क्या होता है, उसमें एटॉमिक नंबर, एटॉमिक चार्ज, एटॉमिक मैस, ये सारी चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन्स, न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं। अब आगे जो हम फर्दर डिस्कस करेंगे वो है रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी ऐसा प्रोसेस है जिसमें रेडिएशंस इमिट होती हैं कुछ एलिमेंट्स से, कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स होते हैं और वो खुद ब खुद इमिट होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, कुछ टाइम गुजरने के साथ साथ खुद ब खुद रेडिएशंस क्या होती हैं, किसी एलिमेंट्स में से इमिट होना स्टार्ट हो जाती हैं। और उसके लिए स्पेसिफिक कंडीशन ये है कि उन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर जो है वो ग्रेटर दैन 82 हो। ठीक है, वो एलिमेंट्स क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, यानी कि उनकी बॉन्डिंग्स जो होती हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, वीक बॉन्डिंग्स होती हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, अगर ज़्यादा अरसा वो पड़े रहें तो वो खुद ब खुद क्या करते हैं, रेडिएशंस इमिट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी को आप डिफाइन कैसे करेंगे, स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशंस। ठीक है, रेडिएशंस का खुद ब खुद इमिट होना बाय अनस्टेबल न्यूक्लियाई, किसी भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई में से, विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर दैन 82। लेकिन शर्त क्या है कि वो अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो है उसका एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए, ग्रेटर दैन 82 होना चाहिए। ठीक है, इज़ कॉल्ड नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। इस प्रोसेस को कहते हैं नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, जिसमें एलिमेंट्स खुद ब खुद रेडिएशंस इमिट करना स्टार्ट कर देते हैं। और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी भी करवाई जाती है, वो फिर डिफरेंट प्रोसेस से करवाई जाती है। ठीक है, वो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी कहलाती है, जिसमें से खुद ब खुद इमिट होती हैं, वो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी कहलाती है। ठीक है, और ऐसे एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, एंड द एलिमेंट्स आर नोन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि रेडियो एक्टिविटी फर्स्ट टाइम कब और कैसे ऑब्जर्व की गई। ठीक है, 1896 में एक साइंटिस्ट थी, हेनरी बेकरल, डिस्कवर्ड दैट यूरेनियम साल्ट क्रिस्टल्स इमिट इनविजिबल रेडिएशंस। ठीक है, हेनरी बेकरल ने 1896 में क्या देखा था कि यूरेनियम साल्ट की कुछ क्रिस्टल्स कहीं रखी हुई थी। तो उसने देखा कि कुछ अरसे बाद उसके सामने कुछ फोटोग्राफिक प्लेट थी, तो वो क्या हो गई, डार्क होना स्टार्ट हो गई, बड़े बड़े। ठीक है, उससे फिर उसने क्या नतीजा निकाला कि वो जो यूरेनियम साल्ट क्रिस्टल्स थीं वो कुछ ऐसी इनविजिबल रेडिएशंस इमिट कर रही थी, यानी कि ऐसी रेडिएशंस जो हमें दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन वो क्या कर रही थी, दैट कैन डार्कन अ फोटोग्राफिक प्लेट, एक फोटोग्राफिक प्लेट को डार्क कर रही थी। ठीक है, फिर उसने क्या कहा कि ये जो रेडियो एक्टिविटी हो रही है ये किसके रिजल्ट में हो रही है, अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो है उसकी डिसइंटीग्रेशन या उसका डिके, डिसइंटीग्रेशन या डिके कहते हैं तोड़ फोड़ होना, डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है वो। ठीक है, तो उसने क्या कहा था कि दिस रेडियो एक्टिविटी इज़ द रिजल्ट ऑफ डिके और डिसइंटीग्रेशन ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई। ठीक है, उसने क्या किया, सिर्फ यूरेनियम साल्ट में ये प्रोसेस देखा था, ऑब्जर्व किया था। फिर उसके बाद एक और साइंटिस्ट थी, मैरी क्यूरी, और साथ ही उनके हस्बैंड थे पेरी क्यूरी। ठीक है, मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी इन दोनों ने मिलकर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। फिर उन्होंने ये डिस्कवर किया कि यूरेनियम के अलावा भी दो एलिमेंट्स और ऐसे हैं जो खुद ब खुद रेडिएशंस इमिट कर रहे हैं। उन्होंने फिर उन दो एलिमेंट्स को नेम क्या दिया, पोलोनियम एंड रेडियम। ठीक है, वो दो एलिमेंट्स जो खुद ब खुद रेडिएशंस इमिट कर रहे थे और उन्हें डिस्कवर किया था मैरी क्यूरी और उनके हस्बैंड पेरी क्यूरी ने। उन्होंने उनको नेम क्या दिया था, पोलोनियम एंड रेडियम। उसके बाद उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि ये जो रेडिएशंस इमिट होती हैं ये किस तरह की होती हैं, इनका नेम क्या होता है, इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि ये एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया, ये रेडियो एक्टिव सोर्स है, उसको रख दिया एक लेड बॉक्स में। ये लेड बॉक्स है, उसमें एक रेडियो एक्टिव सोर्स है। इस लेड बॉक्स में उन्होंने एक छोटा सा होल किया
ठीक है। और उस होल के बिल्कुल सामने ये एक फोटोग्राफिक प्लेट रख दी। फोटोग्राफिक प्लेट होती है जिस पे हम इमेज ऑब्टेन करते हैं किसी भी चीज़ का, ठीक है। तो उसके सामने क्या किया, एक फोटोग्राफिक प्लेट रख दी। और इस पूरे के पूरे सिस्टम को क्या किया गया, एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में ये पूरे का पूरा मेथड हो रहा था। ये एक्सपेरिमेंट एक मैग्नेटिक फील्ड में किया गया, ठीक है। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि इसमें से ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट था, रेडियो एक्टिव सोर्स था, इसमें से कुछ ऐसी रेडिएशंस इमिट हुई जो कि फोटोग्राफिक प्लेट पे आई। तो उन्होंने उन रेडिएशंस को 3 हिस्सों में डिवाइड किया, ठीक है। अल्फा रेडिएशंस, गैमा रेडिएशंस और बीटा, इन्हें कहा जाता है बीटा रेडिएशंस, जिन्हें इलेक्ट्रॉन्स भी कहा जाता है, क्योंकि बीटा रेडिएशंस एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रीम्स होती हैं जिनमें नेगेटिव चार्जेस होते हैं सारे, ठीक है। तो अल्फा, गैमा और बीटा, उन्होंने 3 रेडिएशंस डिस्कवर की। उसके अलावा उन्होंने कहा कि ये तो वो एलिमेंट्स हैं जिनमें से रेडिएशंस इमिट होती हैं। इसके अलावा हमारी जो यूनिवर्स है उसमें भी खुद ब खुद जितनी वहाँ पे रॉक्स हैं, सॉइल है, वाटर है, एयर है, इन सारी चीज़ों में भी रेडिएशंस का प्रोसेस चल रहा होता है, ठीक है। तो उन्होंने उन रेडिएशंस को नेम क्या दिया, बैकग्राउंड रेडिएशंस। बैकग्राउंड रेडिएशंस होती क्या है, रेडिएशंस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर ड्यू टू डिफरेंट रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस आर कॉल्ड बैकग्राउंड रेडिएशंस। ऐसी रेडिएशंस जो हमारी एटमॉस्फेयर में, ठीक है, क्या हो रही होती हैं, डिफरेंट रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की वजह से, क्योंकि हमारी जो इन्वायरमेंट है उसमें भी जो रॉक्स होती हैं, जो सॉइल है, वाटर है, एयर है, इनमें भी इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं जो रेडिएशंस इमिट करती रहती हैं, ठीक है, जो कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होती हैं। तो उन रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस में से जो रेडिएशंस इमिट हो रही होती हैं, हमारे इन्वायरमेंट पे इफेक्ट हो रही होती हैं, वो रेडिएशंस क्या कहलाती हैं, बैकग्राउंड रेडिएशंस। और उनके सोर्सेज क्या हैं, रॉक्स, सॉइल, वाटर, एयर ऑफ और प्लैनेट। ये आपने याद रखना है कि बैकग्राउंड रेडिएशंस जो हैं वो सिर्फ हमारे अपने प्लैनेट में रखी गई चीज़ों की वजह से हो रही होती हैं, ठीक है, यानी कि अर्थ पे मौजूद एयर, वाटर, सॉइल, रॉक्स, एवरीथिंग, उनमें से जो रेडिएशंस इमिट हो रही होती हैं वो कहलाती हैं बैकग्राउंड रेडिएशंस। फिर दूसरी आ जाती हैं कॉस्मिक रेज, ठीक है। कॉस्मिक रेज या कॉस्मिक रेडिएशंस क्या होती हैं, हमारी अर्थ पे तो आ रही होती हैं लेकिन आउटर स्पेस में से आ रही होती है, यानी कि किसी और प्लैनेट से आ रही होती हैं, ठीक है। बैकग्राउंड रेडिएशंस हमारे अपने प्लैनेट पे मौजूद चीज़ों की वजह से होती हैं। कॉस्मिक रेडिएशंस या कॉस्मिक रेज जो होती हैं वो क्या होती हैं, किसी दूसरे प्लैनेट से आने वाली, जो कि हमारी अर्थ पे रिसीव हो रही होती है, हमारे प्लैनेट पे रिसीव हो रही होती हैं, वो क्या कहलाती हैं, कॉस्मिक रेडिएशंस, ठीक है। रेडिएशंस रिसीव फ्रॉम आउटर स्पेस। और इनको प्राइमरी रेडिएशंस भी कहा जाता है, ठीक है। प्राइमरीली कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स एंड लार्जर न्यूक्लियाई। जब वो किसी आउटर स्पेस में से आ रही होती हैं तो वो किस पे कंसिस्ट कर रही होती हैं, प्रोटॉन्स पे, इलेक्ट्रॉन्स पे, अल्फा पार्टिकल्स या फिर कोई लार्जर न्यूक्लियाई, ठीक है। अब फर्दर ये जो कॉस्मिक रेज जब अर्थ पे आती हैं तो अर्थ पे बैकग्राउंड रेडिएशंस होती हैं और आउटर स्पेस से कॉस्मिक रेज आती हैं, फिर इन दोनों का रिएक्शन होता है, ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं। इनके इंटरेक्ट करने से एक न्यू तरह की रेज बनती हैं, वो कहलाती हैं सेकेंडरी रेडिएशंस, ठीक है, वो कहलाती हैं सेकेंडरी रेडिएशंस या सेकेंडरी रेज। सेकेंडरी रेज किस तरह से बनती है, कॉस्मिक रेज इंटरेक्ट विद एटम्स इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर पे जो एटम्स थे उनके साथ कॉस्मिक रेज जब आती हैं तो वो इंटरेक्ट करती हैं और वो क्या क्रिएट कर देती है, सेकेंडरी रेडिएशंस, ठीक है। तो ये हमारा बैकग्राउंड रेडिएशंस का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, रेडियो एक्टिविटी भी आपको समझ आ गई। फिर आगे इंशाल्लाह हम क्या पढ़ेंगे, ये जो हमने 3 टाइप्स रेडिएशंस की पढ़ी थी, अल्फा, बीटा और गैमा, इनकी हम फर्दर क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटे, अल्लाह हाफिज़।